हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 25 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से आपको प्ले लिस्ट दिख जाएगी। उसमें आपको जो है सारी की सारी क्लासेस दिख जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं डेली क्लासेस का टाइमिंग 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, एंड शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। अगर आपको सरकारी सीट लेना है यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अपना लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे छात्र जो हैं अपना जो एडमिशन है सरकारी सीट में लिए हैं इस क्रैश कोर्स से जो है तैयारी करके। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसका जो प्राइस रखा गया 149 रुपये रखा गया है। तो परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। यहाँ पे मौर्य वंश है, गुप्त हो गया, कुषाण वंश हो गया, कंड वंश हो गया। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखिए जाके। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो है मौर्य। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चावल निर्यात के मामले में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान या दूसरा या तीसरा या चौथा? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें स्थान है दूसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए, बिहू बिहू जो है असम का फेमस जो है त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का है, वैशाखी पंजाब का है, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, तो ये वाला सम्मिलित नहीं था। ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? बताएं सब लोग, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, या ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? तो यह संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ये कब हुई थी संधि, सुगौली की संधि? 1816 में। ठीक है, तो चौथा का जो है ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? खनिज संपदा, जलवायु, या मृदा संरचना, या प्राकृतिक वनस्पति? बताएं सब लोग, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है जलवायु। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ? बताएं सब लोग, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ है? कोलकाता में, चेन्नई में, या कोच्चि में, या रामेश्वरम में? बताएं सब लोग, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित कहाँ? तो ये है रामेश्वरम में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को जो है प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 12? बताएं सब लोग, राष्ट्रपति लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो 2 व्यक्तियों को। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 24वें अंतिम थे, तो 23वें तीर्थंकर आपको बताना है। 23वें, बताएं सब लोग 23वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जैन धर्म के अंतिम से पहले वाले तीर्थंकर कौन थे ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23वें तीर्थंकर कौन है? बताएं सब लोग। तो इसमें 23वें जो है वो हैं, कौन है भाई? पार्श्वनाथ हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 24वें पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो सी वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है 8वां का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहले पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? बताएं सब लोग, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन या उत्तर मीमांसा या न्याय दर्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि कहलाते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मैं टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर देता हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार या इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर? बताएं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो वो है सिंगापुर की, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक वाइज की जो क्लासेस होंगी उसमें से आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। बेहतरीन नोट्स बनाइएगा आप लोग, फिर उसे आप लोग रिवीजन करिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? परमारों को, पालों को या प्रतिहारों को या राष्ट्रकूटों को? बताएं सब लोग, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है राष्ट्रकूटों को, ठीक है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? बताएं सभी लोग, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन या विमुद्रीकरण, अवमूल्यन या इनमें से कोई नहीं? तो वो है अवमूल्यन। अगर एग्जाम में पूछ ले कि अभी तक भारत में कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 12 का जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? बताएं सब लोग, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर की, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने जो है कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बताएं सब लोग, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर या 348 किलोमीटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये जो है 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का जो है विरोध किए थे। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? बताएं सब लोग, गांधी जी जो है किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट या हंटर आयोग या मॉन्टेग्यू घोषणा या कम्युनल अवार्ड? 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो गांधी जी रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहे थे। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी या दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, या WC बनर्जी? और इस क्लास की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है क्या? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या अनिवासी भारतीय निवेश या पोर्टफोलियो निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिया करें। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। तो 17 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीटी बीज का संबंध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बताएं, बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, कपास से या गेहूं से या तिलहन से? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। बताएं, बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का संबंध किससे है डियर? कपास से है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन अंकों के साथ 2023 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना मैटर मैं आपको दूंगा उतना आप लोगों के लिए बहुत ही है। अब जो आपकी टॉपिक वैसी क्लासेस होंगी, तो इस वीडियो को भाई, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें, वो भी अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें बिल्कुल फ्री में। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताएं सब लोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में या पेरिस में या वियना में या वाशिंगटन में? बताएं, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताएं इसमें रेशा फसलें कौन सी हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशा फसलें आपको बताना है इसमें से। जूट, गन्ना, अलसी, कपास, सन, जूट, कपास, मक्का, तंबाकू या सन, कपास, मक्का। बताएं 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें वो हैं कपास, शन और जूट हो जाएगा। ये सभी रेशा फसलें के अंतर्गत आती हैं, तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है? पृथ्वी के चक्रण या दाब प्रवणता या तापमान या पृथ्वी का घूर्णन। बताएं पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है, तो यह दाब प्रवणता से संबंधित है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यदि अखिल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर अपना बताएंगे। यदि अखिल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियमित किया जा सकता है। ठीक है, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को जवाब देंगे। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताएं सब लोग, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या 18 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 नंबर आपका फ्री का है। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल वाली वीडियोस नहीं देखे हैं बीएड की तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी बीएड की। तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इनको जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए बनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? प्लूटो, रूसो, अरस्तु या लास्की। बताएं किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? तो यह कहते हैं अरस्तु ने। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसद सदस्य संसद में अपने सदस्य गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक अनुपस्थित रहे तो वह अपनी जो है सदस्यता गंवा देगा, ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर संसद सदस्य संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी क्या सदस्यता गंवा देगा। ठीक है, तो 25 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और इस क्रैश कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा, पूरा मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा। कैसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। 500 पेज की पीडीएफ है। बेहतरीन तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, फरवरी में फॉर्म आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।